हेलो बच्चों, आज आप लोग देखेंगे हिंदी का वीडियो। हिंदी विषय के अंतर्गत आप लोग देखेंगे सबसे पहले क्लास 9th में हिंदी का विभाजन। हिंदी का विभाजन अभी तक आप लोगों ने जो पूर्व कक्षाओं में पढ़ते आए हैं, आपने पढ़ा हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकेंड, इस तरह से आपने पढ़ा है। लेकिन क्लास 9th में एक ही बुक है, एक ही बुक आप लोग देख रहे होंगे, ये एक बुक है। इस बुक के अंतर्गत 3-4 पार्ट बना दिए गए हैं। 3-4 पार्ट, एक उसमें गद्य है, पद्य है, संस्कृत है, एकांकी है, इसके बाद व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण है। यानी इस तरह से करके 5-6 पार्ट में बांट दिया गया है। अभी आप लोग केवल हिंदी फर्स्ट सेकेंड इस तरह से पढ़ते आए थे, तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि किस किस पार्ट में बांटा गया है और क्या क्या उस पार्ट में है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं आर.पी. शुक्ला, फैकल्टी हिंदी, प्रैक्टिस विद्यापीठ रुधौली। आपके जो हिंदी विषय है ये पूरा गद्य, पद्य, एकांकी, संस्कृत, इसके अलावा निबंध, संस्कृत का व्याकरण, हिंदी का व्याकरण, इन सब में बटा हुआ है। इन सब में बटा हुआ है। कहने का तात्पर्य है, अभी तक जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, कविताएं पढ़ी या कोई निबंध पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा, तो उसमें आप देखते थे कि नीचे लेखक का नाम लिखा होता था और आप उससे पता लगा लेते थे कि यह इस कविता के लेखक कौन है या इस कविता के रचयिता कौन है। इस तरह से करके आपको पता चलता था। लेकिन अब आप 9th क्लास में आ चुके हैं, तो वही चीज़ कहीं ना कहीं उसी का यानी विस्तार हो जाएगा, उसी चीज़ों का विस्तार हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। बहुत सारी चीज़ों, कहने का तात्पर्य ये है कि कवि को भी देखना है, उनके जीवन परिचय को भी देखना है और उनकी रचनाओं को भी देखना है। रचना के साथ साथ उनकी विधा को भी देखना है। विधा क्या होता है? विधा मतलब होता है, जैसे अगर आप गद्य की बात करें तो गद्य में कई विधाएं हैं। निबंध है, नाटक है, कहानी है, एकांकी है, यात्रा वृत्तांत है, डायरी है, रिपोर्टाज है, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो आपसे कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी गद्य की किन्हीं 2 विधाओं के नाम लिखिए। अब आपको तुरंत ध्यान होना चाहिए, बताया जा रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई सा भी 2 नाम लिख दीजिए, नाटक, कहानी, निबंध, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो कि इसमें आपको भी हमने बताया है। नाटक, कहानी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी, इस तरह से इसमें से आप 2 लिख सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, यह बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आज पहली बार सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें पहली बार देखने को मिलेंगी। जिन लोगों ने बुक खरीद लिया है वो तो देख लेंगे, और जिन लोगों ने नहीं खरीदा है उनके लिए अलग से फ़ोटो खींच करके डाल दिया जाएगा। वो उस चीज़ को देख लेंगे और उसको पूरा सही ढंग से पढ़ लेंगे, क्योंकि आप नेक्स्ट इसके बाद वाले साल, यानी अभी तो आप 9th में गए हैं, इसके बाद जब आप 10th में जाएंगे तो जो बोर्ड एग्ज़ाम आपको देना है वह कहीं ना कहीं इसी पर आधारित होता है। यानी 9th और 10th मिला करके जा करके फिर बोर्ड का पेपर बनता है। तो आपको इसीलिए बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आप लोग वो बच्चे नहीं रह गए हैं। अब आप काफ़ी समझदार हो चुके हैं और चीज़ों को अच्छी तरह से करने का प्रयास भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो आइए
आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी गद्य का विकास कैसे हुआ है। हिंदी विषय के अंतर्गत जो गद्य है, इस गद्य का विकास कैसे हुआ, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आप देख रहे हैं अलग अलग समय में हिंदी का विकास हुआ है। पहला आप देख रहे हैं आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आदिकाल कब से कब तक रहा, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर तुरंत देना होगा कि आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक रहा। तो इसी प्रकार मध्यकाल 1500 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक रहा। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया था, भक्ति काल और रीतिकाल। ये आप काव्य में जब अभी आप गद्य का देख रहे हैं, जब आप पद्य का देखेंगे तो उसमें ये चीजें अभी और डिफाइन होगी और अलग भी होगा, इसके भी अलग अलग भाग होंगे, वो आपको बताया जाएगा। यह मध्यकाल जो है वो 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक काल में आज वर्तमान जो चल रहा है इसको भी इसी में देखा जाता है। आधुनिक काल को 5 भाग में बांटा गया है, जो कि भारतेंदु युग। ये आधुनिक काल पहले तो ये आप जान लें 1800 ईस्वी से अद्यतन, मतलब आज तक, अभी तक चल रहा है, यानी आधुनिक काल। इसमें अलग अलग जो बांटे गए हैं, युग में बांटे गए थे, वो कौन से हैं? भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद छायावाद युग 1918 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक माना जाता है। छायावादोत्तर युग 1937 से 1947 तक और स्वतंत्रोत्तर युग यह स्वतंत्रता प्राप्ति से, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक अद्यतन, यानी आज तक माना जाता है। यह हिंदी गद्य के विकास का काल विभाजन रहा। तो इसको आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी आगे चर्चाएं होंगी, आप विस्तृत रूप से इसको पढ़िएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अभी आपको मैं गद्य और पद्य में थोड़ा सा अंतर बता दूं। यानी जो आप कविता पढ़ते थे वो आपका हो गया पद्य, और गद्य हो गया जो आप नाटक पढ़ रहे थे, निबंध पढ़ रहे थे, कहानी पढ़ रहे थे, ये सारी आपकी आएंगी गद्य में। गद्य पद्य में थोड़ा सा अंतर होता है। गद्य क्या होता है? गद्य में अपनी बात जो हमें, यानी हमारी समस्या, उसको हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन पद्य में नहीं लिख सकते हैं। पद्य में क्यों? क्योंकि पद्य क्या होता है? लयबद्ध होता है, लय छंद इन सारे से वो बधा होता है, लेकिन गद्य क्या होता है? इन सबसे मुक्त होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे अंतर आपको मिलेंगे गद्य और पद्य में। सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी गद्य का आविर्भाव। हिंदी गद्य का आविर्भाव यानी हिंदी गद्य का विकास कब से हुआ। हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ, तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं कि हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ। जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त होता हुआ पश्चिम से आती हुई नवीन संस्कृत चेतना की लहरों को आत्मसात कर रहा था, आत्मसात कहने का मतलब है धारण कर रहा था, आधुनिक विचारों, नवीन शिक्षा पद्धति और नए वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ रहे थे। अतः साहित्य में उनकी प्रतिध्वनि स्वाभाविक थी।
इन नवीन परिस्थितियों के साथ ही शासन संबंधी आवश्यकताएं भी गद्य की नवीन माध्यम की मांग कर रही थी। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में आधुनिकता के संवाहक रूप में हिंदी गद्य अवतरित हुआ। यानी हिंदी गद्य कब अवतरित हुआ? 19वीं शताब्दी में अवतरित हुआ। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी ब्रज भाषा में मिलते हैं। राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी के दान पात्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। ब्रज भाषा के ग्रंथ का सूत्रपात संवत 1400 के आसपास हुआ। इसके विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ब्रज भाषा के गद्य का सूत्रपात कब हुआ? तो आप तुरंत आंसर देंगे 1400 संवत के आसपास, यानी लगभग 1400 संवत के आसपास हुआ। कृष्ण भक्त के कवियों भक्ति के उसके विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। विभिन्न पुस्तकालयों में 17वीं शताब्दी तक की लिखी हुई जो रचनाएं उपलब्ध हैं उनमें गोस्वामी विट्ठलनाथ का श्रृंगार रसमंडल, यह आपको कवि दे रखे हैं, कवि के नाम और ये उनकी रचनाएं। अब मैंने जैसे अभी चर्चा किया और आपको बताया कि यहाँ पर इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न कैसे भी मतलब घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ की कोई रचना लिखिए, तो आप तुरंत लिख सकते हैं श्रृंगार रसमंडल। या ऐसे पूछ लिया गया कि श्रृंगार रसमंडल किसकी रचना है, तो आपको तुरंत आंसर देना होगा कि श्रृंगार रसमंडल गोस्वामी विट्ठलनाथ की रचना है। इसी प्रकार से लल्लू लाल कृत मतलब हो गया रचना, यानी लल्लू लाल की जो रचना है वो माधव विलास है। माधव विलास किसकी रचना है? लल्लू लाल की है। तो आपसे चाहे यह दे करके यह पूछ लिया जाए या यह दे करके यह पूछ लिया जाए, यह मतलब हो गया ये रचना है, ये कवि के नाम है। कवि के नाम दे करके आपसे कवि की रचना पूछ ली जाए या रचना दे करके आपसे कवि के नाम पूछे जाए। इसके अलावा गोकुलनाथ जी के 84 वैष्णवें की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, नाभादास जी का अष्टयाम वैकुंठमणि, शुक्ल के अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य तथा लल्लू लालकृत माधव विलास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्हीं के साथ टीकाओं की परंपरा भी चलती है। यानी 19वीं शताब्दी के आसपास से ही टीकाओं का प्रचलन माना जाता है। खड़ी बोली गद्य का विकास, खड़ी बोली गद्य का विकास कब हुआ? खड़ी बोली गद्य का विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। यहाँ पे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि खड़ी बोली गद्य का विकास कब हुआ, तो आपका आंसर जो होगा वो यही होना चाहिए कि खड़ी बोली गद्य का विकास 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ, यानी लगभग 10वीं शताब्दी में हुआ। हेमचंद्र सूरी के व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन, नरपत नल्ला के बीसल देव रासो, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा कबीर की साखियों में खड़ी बोली का प्रयोग दिखाई देता है। अभी मैंने जितना नाम लिया है ये सारे कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। नरपत नल्ला की जो है वो बीसल देव रासो और अमीर खुसरो की पहेलियाँ, कबीरदास की साखियाँ, ये इनकी रचना। साखी किसकी रचना है? कबीरदास की। बीसल देव किसकी रचना है? नरपत नल्ला की। पहेलियाँ किसकी है? अमीर खुसरो की। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रयोग, खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रयोग अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में। उसके बाद कुतुब शतक
में तथा स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथों में देखा जा सकता है। यानी इन सब ग्रंथों में देखा जा सकता है। और यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया, या इसका प्रमाण कहाँ पर मिलता है। तो आपको तीनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसके समय शासनकाल में हुआ, अकबर के समय में हुआ। किसने किया, उनके जो दरबारी कवि थे गंग द्वारा किया गया। किसमें किया गया है, किसमें इसका उल्लेख मिलता है, कब चंद छंद वर्णन की महिमा में इसका वर्णन मिलता है। इस तरह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अलावा भी आप इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपको अलग अलग भाटेन्द्र युग, द्विवेदी युग, जितने सारे युग हैं, इन सारे युगों का वर्णन किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर रोका जा रहा है। अभी आगे आपको दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। और जिन लोगों के पास बुक है वो इसको पूरा पढ़ लेंगे, और जिनके पास नहीं है उनको फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।